वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं मेस्ट्रो। मूवी की शुरुआत में हम एक खरगोश को देखते हैं जो कि किसान की उगाई हुई सब्जियां खा रहा होता है। तभी किसान उस पर गोली चलाता है और खरगोश उछलकर रोड की तरफ हो जाता है। इसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हम अरुण को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। अर्जुन को देखकर ऐसा लगता है कि वो अंधा है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। वो देख सकता है, लेकिन दुनिया के सामने खुद को अंधा दिखाने के लिए वो लेंस पहनकर निकलता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि इससे मेरा सारा फोकस अपनी म्यूजिक पर ही रहेगा। उसका एक सपना है कि वो यूरोप जाकर अपना कॉन्सर्ट करे। इसके बाद अरुण जब अपने लेंस वगैरह पहनकर बाहर निकलता है तो एक बच्चा उसको रस्सी में फंसाकर गिराने की कोशिश करता है, जिसे अरुण डांटने के बाद अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। अब क्योंकि वो इस रास्ते से कई बार जा चुका था तो उसे रास्ते का काफी अच्छे से अंदाजा था कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ से मुड़ना है और साथ ही कहाँ से ऑटो मिलेगी, इसलिए उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तभी उसको एक आदमी मिलता है जिसे ऑटो कहाँ से मिलेगा ये पता नहीं होता। फिर अर्जुन उसे गाइड करते हुए ऑटो तक पहुंचा देता है। वो आदमी ये जानकर दंग रह जाता है कि अरुण खुद एक अंधा है। यहाँ से अरुण एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप पर जाता है, जहाँ पहुंचने पर वो एक सेकंड हैंड पियानो के बारे में पूछता है क्योंकि उसका जो पियानो था वो खराब हो गया। अब शॉप ओनर अरुण से कहता है कि देखो, ऐसा कोई भी पियानो जब भी मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल है नहीं। दूसरी तरफ हम मोहन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक एक्टर है और उसने हाल ही में अपने से कम उम्र की एक लड़की से शादी भी की है जिसका नाम है सिमरन। मोहन और सिमरन एक एनजीओ के फंक्शन में आए होते हैं क्योंकि मोहन को इसके लिए उसकी बेटी पवित्रा ने कहा था। दरअसल पवित्रा मोहन की पहली वाली पत्नी की बेटी है और वो सिमरन को आंटी कहकर बुलाती है। इधर अरुण को सोफी नाम की एक लड़की का फोन आता है। दरअसल सोफी के पिता का एक रेस्टोरेंट है जो कि लॉस में जी रहा है और इसी लॉस को कवर करने के लिए वो अपना पियानो बेच रहे हैं और सोफी को अरुण का नंबर उसी शॉप वाले से मिला था। वो अरुण से पूछती है, क्या आपका पियानो खराब है और क्या आपको पियानो खरीदना है नया? जवाब में वो हाँ कहता है। फिर इसके बाद सोफी अरुण से मिलती है। वो जब ये देखती है कि अरुण देख नहीं सकता तो वो उससे पूछती है कि तुम भला पियानो कैसे बजाते हो? वो कहता है कि देखो, मुझे इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। फिर सोफी अरुण को अपने पिता के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ वो उस पियानो को देखता है, जिसका जब अरुण दाम सुनता है तो वो कहता है कि मैं इसे खरीद तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं हर रोज यहाँ पर आकर पियानो बजाकर अपनी प्रैक्टिस भी कर लूंगा और शायद इससे आपका रेस्टोरेंट भी चल जाए। सोफी और उसके पिता एक बार ये आइडिया आजमाने के लिए मान जाते हैं क्योंकि जो धुन अरुण बजाता है वो काफी लोगों को पसंद भी आती है। इसके बाद सोफी अरुण को उसके घर छोड़ देती है। फिर वो जल्दी से आकर अपनी आंखों के लेंस निकालकर खिड़की से सोफी को देखने की कोशिश करता है, पर तब तक वो जा चुकी होती है। अगले दिन जब सोफी अरुण को लेने आती है तो इस बार वो लेंस नहीं लगाता। वो इसीलिए करता है ताकि वो सोफी को देख सके, और जब वो सोफी को देखता है तो देखते ही रह जाता है। फिर वो उसके साथ पियानो बजाता है, जिससे दिन पर दिन सच में रेस्टोरेंट की सेल बढ़ जाती है और सोफी अरुण के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। साथ ही साथ वो अरुण को पसंद भी करने लग जाती है, यहाँ तक कि एक रात बारिश में भीगने की वजह से सोफी अरुण के घर के अंदर ही आ जाती है और उसे लगता है कि अरुण को कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए वो उसके सामने ही कपड़े चेंज करती है और फिर दोनों के बीच वही सब होता है। अगले दिन जब अरुण सोफी के रेस्टोरेंट में पियानो बजा रहा होता है तो उसका पियानो सुनकर मोहन काफी खुश होता है। वो असल में सोफी के पिता का दोस्त था। वो अरुण से कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर प्राइवेट कॉन्सर्ट करोगे? असल में कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये सुनकर अरुण भी मान जाता है। मोहन इससे कहता है कि देखो, कल तुम 1 बजे तक आ जाना। फिर वो अरुण को घर का एड्रेस और एडवांस पैसे देकर वहां से चला जाता है। यहाँ मोहन घर में सिमरन से कहता है कि कल मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना होगा, और इधर अरुण को लेंस न पहनने की आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए वो बिना लेंस के ही अगले दिन मोहन के घर पहुंच जाता है, जहाँ दरवाजा सिमरन खोलती है। फिर अरुण सिमरन को बताता है कि वो यहाँ पर आया क्यों है। सिमरन उससे कहती है कि मोहन तो आज बाहर गए हैं, उन्होंने शायद तुम्हें कल आने के लिए कहा होगा। अरुण भी कह देता है कि वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, पक्का आप एक बार उनसे कॉल करके पूछ लीजिए। इसी दौरान सिमरन के सामने रहने वाली एक बूढ़ी औरत उन्हें देख रही होती है, इसलिए सिमरन अरुण को अंदर बुला लेती है। वो उसे पियानो के पास बैठाती है और मोहन से फोन पर बात करने का नाटक भी करती है, क्योंकि मोहन की लाश तो वहीं पड़ी थी, जिसे अरुण भी देखता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ नहीं दिखा। सिमरन कहती है कि मोहन 10 मिनट में आ जाएगा। साथ ही वो अरुण से भी पूछती है कि तुम्हारी आंखें कैसे गई? वो बताता है कि मेरी आंख में बॉल लगने की वजह से मेरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी। हालांकि वो मोहन की लाश देखकर बहुत डर जाता है, इसलिए वो सिमरन से वॉशरूम का रास्ता पूछता है, जहां तक सिमरन उसे खुद लेकर जाती है। वो जानबूझकर अरुण को मोहन की लाश के आगे से लेकर गुजरती है, लेकिन अरुण बिल्कुल भी नहीं घबराता। फिर वॉशरूम में भी वो अकेले नहीं होता, वहां रवि नाम का आदमी गन लेकर छिपा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद भी अरुण उसे ना देखने का नाटक करके वहां से बाहर आ जाता है। अब इस पॉइंट पर सिमरन मोहन की रिकॉर्डिंग इस तरह से चलाती है जिसे सुनकर अरुण को लगे कि मोहन आया तो, पर किसी काम की वजह से उसे फिर जाना पड़ा। इसके बाद वो अरुण को पियानो बजाने के लिए बोल देती है,
जो कि जब पियानो बजा रहा होता है उसी दौरान उसी के सामने सिमरन और रवि मोहन की लाश को एक बैग में डाल रहे होते हैं। जब रवि उस बैग के साथ वहां से चला जाता है तो सिमरन पहले तो काफी रोती है, क्योंकि मोहन तो उसे सरप्राइज देना चाहता था। उसने सिमरन से झूठ कहा था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, लेकिन मोहन कुछ देर के बाद वापस आ गया और उसने सिमरन और रवि को रंगे हाथों पकड़ लिया। जो बात उससे सहन नहीं हुई और उसने सिमरन पर गन तान दी, जिसे जब रवि ने रोकने की कोशिश की तो अनजाने में गोली मोहन को लग गई और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। सिमरन अब अरुण से कहती है कि मोहन ने बोला है कि उन्हें आने में देर लगेगी, इसलिए तुम जा सकते हो। जो सुनते ही अरुण वहां से चुपचाप निकल जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। वहां एक औरत उसे अंधा समझकर एक लॉटरी पर हाथ रखने के लिए बोलती है। उसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी के हाथ में भगवान शिव का एक टैटू भी होता है। लक्ष्मी का भाई मुराली ऑटो चलाता है, जो कि वहीं पर मौजूद था। अरुण उससे कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो। मुराली ऐसा ही करता है। अरुण पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहता है कि मुझे एक मर्डर कंप्लेंट लिखवानी है। जो सुनकर वहां एक ऑफिसर अरुण के सामने आता है, जिसको देखकर अरुण की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि रवि है। रवि को देखकर अरुण कहता है कि मैं अपनी बिल्ली के मर्डर की कंप्लेंट करने आया हूँ, जो कि 2 दिन से मिल नहीं रही है। पक्का उसे पड़ोस के बच्चों ने मारा होगा, प्लीज उसको ढूंढ लीजिए। उसकी ये बात सुनकर रवि अरुण से कहता है कि ले चलो मुझे अपने घर, मैं उस बच्चे को पकड़ कर रखूंगा। फिर वो अरुण को जब अपने साथ लेके जा रहा होता है तभी वहाँ रवि की बीवी आ जाती है, जो कि उसे डांटने लगती है, क्योंकि रवि ने उसको आज बाहर ले जाने का वादा किया था। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ, आते ही तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। इससे हम ये समझ पाते हैं कि रवि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा डरता है। वैसे रॉकर्स, क्या आपकी पहचान में कोई रवि की तरह है जो अपनी बीवी से डरता है? कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम रवि को अरुण के घर पर देखते हैं, जहां वो कई बार अरुण को परखने की कोशिश करता है कि वो सच में अंधा भी है या नहीं। अरुण भी काफी सफाई से बच जाता है, क्योंकि उसने अपने लेंस छिपा दिए थे। इसी बीच अरुण की पालतू बिल्ली आ जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर अरुण कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी। फिर वो उसे खाना देकर रवि का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि मुझे लगा मेरी बिल्ली को उन शैतान बच्चों ने मार दिया होगा और आप मेरे कहने पर यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए तो रवि चला जाता है, लेकिन उसे अरुण पर शक भी होता है और इस बात का अंदाजा अरुण को भी लग जाता है। इसके बाद हम अरुण को एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाते हुए देखते हैं, जहां उसी वक्त सिमरन भी आ जाती है, जिसे देखकर अरुण का मूड फिर से खराब हो जाता है। पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे सिमरन पर इतना गुस्सा आता है कि वो क्या कर दे बस, क्योंकि वो अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारने के बाद यहाँ ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कि वो अपने पति का इंतजार कर रही हो। वो काफी देर यहाँ पर बैठकर चली जाती है, जिससे सभी को यही लगे कि उसका पति नहीं आया और वो इंतजार करने के बाद चली गई। खैर, अगले ही दिन मोहन की लाश एक गाड़ी में मिलती है। साथ ही एक आदमी को मोहन की घड़ी भी मिल जाती है, जिसे पकड़कर रवि मोहन के खून का इल्जाम उसी पर डाल देता है। पुलिस स्टेशन में रवि के पास स्टेटमेंट लिखवाने के लिए सिमरन के साथ मोहन की बेटी पवित्रा भी आई होती है। इसी दौरान यहाँ अरुण भी आता है, जो कि पुलिस को स्टेटमेंट देता है कि मैं मोहन के घर पर पियानो बजाने गया तो उस वक्त वो नहीं थे। फिर कुछ देर के बाद वो आए, लेकिन उन्हें किसी काम की वजह से फिर जाना पड़ा। पवित्रा अरुण से कहती है कि पापा ने आपकी मुझसे काफी तारीफ की थी। अरुण चुपचाप इसी स्टेटमेंट पर साइन कर देता है। फिर होता है मोहन का फ्यूनरल और हम अरुण को पियानो बजाते हुए देखते हैं। यहाँ पवित्रा उससे कहती है, मेरी एक एनजीओ जिसमें कई लोग अपनी आंखें और बाकी पार्ट्स दान करते हैं, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि तुम्हारा भी आंखों का ट्रांसप्लांट करवा दूं ताकि तुम देख पाओ। अरुण भी कहता है कि देखो अभी ये जरूरी नहीं है। फिर पवित्रा कहती है, क्या तुम मुझे पियानो सिखा सकते हो? अरुण मान जाता है। दूसरी ओर वो बूढ़ी महिला एक पुलिस वाले से कहती है कि सिमरन झूठ कह रही है, क्योंकि उस दिन पहले एक अनजान आदमी उसके घर पर आया, फिर मोहन आया, उसके बाद अरुण आया, जबकि उसने बोला कि अरुण के बाद मोहन घर पर आया। अब इस चीज के बारे में वो पुलिस वाला सिमरन से पूछताछ करता है, तो सिमरन ये बोलकर टाल देती है कि देखो उनकी उम्र हो गई है, उन्हें कंफ्यूजन हो गई होगी। पुलिस वाला भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद हम अगले ही दिन अरुण को मोहन के घर ऑटो से जाते हुए देखते हैं, जहां उसे सोफी मिलती है। वो अरुण से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अरुण बता देता है कि मैं मोहन सर की बेटी पवित्रा को पियानो सिखाने जा रहा हूँ। दरअसल अरुण पिछले 3 दिनों से काफी परेशान लग रहा था, इसलिए सोफी उसे फ्री होने के बाद बात करने के लिए कहती है। इधर सिमरन पहले सर दर्द का बहाना करती है और दवा लेने के लिए पवित्रा को बाहर भेज देती है। फिर वो उस ओल्ड लेडी के पास दर्द की दवा मांगने जाती है और जब वो आकर सिमरन को दवा देती है तो सिमरन उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। जो चीज एक बार फिर से अरुण देख लेता है, क्योंकि वो उसी वक्त लिफ्ट से यहाँ पर आया था। वो किसी तरह खुद को यहाँ संभालता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अरुण तो सीधा अपना घर चले जाता है। यहाँ कुछ देर के बाद सिमरन भी आ जाती है
और कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए, तुम्हारी वजह से ही पवित्रा थोड़ा ठीक है, उसके साथ तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करो। फिर वो अरुण को प्रसाद देती है जिसे वो खा लेता है। अब अरुण सिमरन को बैठने के लिए कहकर उसके लिए कॉफी बनाता है। जिस दौरान वही बच्चा जिसने अरुण को शुरुआत में रस्सी से गिराने की कोशिश की थी वो अरुण की वीडियो चुपके से बना लेता है, जिसमें साफ दिख रहा होता है कि अरुण अंधा नहीं है। अरुण सिमरन को कॉफी देता है, जिस दौरान सिमरन उसकी कॉफी में जहर मिला देती है, जो कि अरुण भी देखता है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और कॉफी को हाथ से ही गिरा देता है। जो होते ही सिमरन फटाक से उसके ऊपर गन तान देती है और कहती है, आखिर तुम पकड़े गए, वैसे चिंता मत करो, जैसे तुम अंधे नहीं हो उसी तरह गन भी असली नहीं है। अब अरुण सिमरन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो अंधा बनकर सिर्फ इसीलिए घूमता हूँ ताकि मैं अपने म्यूजिक पर फोकस कर पाऊँ। सिमरन के पूछने पर वो आगे बताता है कि मैंने पवित्रा से कुछ नहीं बताया, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, नहीं तो मैं वो स्टेटमेंट पुलिस को क्यों देता। इतना कहने के बाद अरुण बेहोश होने लगता है। वो कहता है कि तुमने प्रसाद में क्या मिलाया था। जवाब में सिमरन हंसती है और अरुण बेहोश हो जाता है। खैर कुछ देर के बाद अरुण से मिलने के लिए वहां पर सोफी आती है, जिससे वो बच्चा कहता है कि 100 रुपए दो तो तुम्हें एक वीडियो दिखाऊं, पर उसकी बातों पे सोफी ध्यान नहीं देती। इस पर वो कहता है कि ठीक है, पहले वीडियो देख लो, पैसे बाद में देना। फिर वो उसे वीडियो दिखाती है। इस पर वो वीडियो देखती है और अगले ही पल गुस्से से बाहर जाती है, क्योंकि उसे वीडियो से पता चल गया था कि अरुण अंधा नहीं है। हालांकि वो उस बच्चे को पैसे भी नहीं देती और गुस्से में अरुण का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलती है सिमरन और सिमरन की हालत को देखकर सोफी को लगता है अरुण ने उसके साथ वो सब कुछ किया होगा। सिमरन भी कहती है कि अपने पति की मौत से मैं परेशान थी, उस वक्त अरुण ने मुझे सहारा दिया। सोफी देखती है कि अरुण वहां आराम से सो रहा है जबकि वो बेहोश होता है। वो सिमरन से बता देती है कि मुझे अभी उस बच्चे की वीडियो से पता चला कि अरुण अंधा नहीं है, बाकी जब ये उठ जाए तो इसे बोल देना हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है और अब पियानो बजाने के लिए आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने उस पियानो को बेच दिया है। इतना कहकर वो चली जाती है। जहां बाहर वो बच्चा पैसे मांगने लगता है तो उसको एक तमाचा भी मिल जाता है। फिर उसके जाने के कुछ देर के बाद अरुण को आता है होश, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो सिमरन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। इस पर वो कहती है कि तुम ही तो फोकस करना चाहते थे, मैंने तुम्हारी मदद ही की है और इसमें मेरा भी तो फायदा ही है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बातों पर अब विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें पहले से अंधा समझती थी और अब तुम उन्हें ये साबित नहीं कर पाओगे कि तुम अंधे नहीं हो। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर सिमरन उस बच्चे को 100 रुपए देकर वो वीडियो देखती है और उसे डिलीट करने के साथ उन 100 रुपयों को भी लेकर चली जाती है। बेचारा बच्चा, पहले थप्पड़ खाया और अब पैसे भी नहीं मिले। इसके बाद वो रवि से जाकर मिलती है, जो उसे कहता है कि तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। सिमरन भी कहती है मैं कोई खूनी नहीं हूँ जो मुझे लोगों को मारने में मजा आए, और मेरी जो समझ में आया मैंने वही किया, तुम्हारी जो समझ में आए तुम करो। काश तुम उस दिन गन न लाते, तुम्हारी वजह से उस दिन मोहन की जान गई है, नहीं तो शायद वो बाद में मुझे माफ कर देता और जो हुआ वो होता नहीं। इधर अरुण सोफी को कॉल करता है, जो उसकी एक नहीं सुनती, यानी कि उसकी बातों पर अब सच में कोई विश्वास नहीं करेगा। यहाँ रवि को अपनी नौकरी जाने के साथ ये भी डर होता है कि कहीं मेरी बीवी को पता ना चल जाए कि मेरा सिमरन के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अरुण के घर पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन अरुण किसी तरह रवि से बचकर ही भाग जाता है और रोड पर एक जगह पहुंचकर वो रवि को एक गड्ढे में गिरा देता है, क्योंकि अरुण को इस गड्ढे के बारे में पहले से पता था। मगर अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है और इसीलिए वो शहर छोड़ने का फैसला करता है। स्टेशन पर जाते वक्त अरुण से मिलने के लिए पवित्रा आती है, जो कि अरुण से कहती है मुझे शक है कि पापा की मौत के पीछे कोई राज है और उस राज का मैं पता लगा कर ही रहूंगी। यहाँ अरुण उसे सब कुछ बताने वाला होता है कि तभी उसे सिमरन की सेंट की खुशबू आती है, जिससे वो जान जाता है कि सिमरन भी वहाँ आसपास मौजूद है। इसलिए वो पवित्रा से कहता है कि तुम इन बातों पर नहीं बल्कि अपने करियर पर ध्यान दो। और ये बात सुनकर सिमरन काफी खुश होती है। वो अरुण से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये फैसला पसंद आया। अरुण भी कहता है कि हाँ, तभी तो मुझे मारने के लिए तुमने रवि को भेजा था। सिमरन कहती है मैंने तुमको मारने के लिए किसी को नहीं भेजा, और मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब की मार देती। अब अरुण ट्रेन से जा ही रहा होता है, तभी उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं सिमरन पवित्रा को भी न मार दे, इसलिए वो ट्रेन से उतर जाता है। पर अब उसे सच में दिखाई नहीं देता, तो उसका एक ऑटो से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि मुराली और लक्ष्मी को वो बेहोश मिला, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास लेकर आ गए थे। अरुण कहता है कि मुझे आप कमिश्नर ऑफिस लेकर चले जाइए, एक बच्ची की जान को खतरा है। डॉक्टर उससे कहता है कि कमिश्नर तो शहर में है नहीं, वो 3 दिन के लिए बाहर गए हैं, उनका असिस्टेंट मेरे साथ जॉगिंग के लिए जाता है, इसलिए मुझे पता है। हालांकि डॉक्टर अरुण से झूठ कह रहा था, असल में ये लोग मिलकर अरुण की किडनी निकालने वाले हैं, जिसके लिए डॉक्टर लक्ष्मी को 2 लाख रुपए देगा। और इनका यह आइडिया है कि अरुण की दोनों किडनीज निकालने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पर मार कर फेंक देंगे। जिसके बारे में जब अरुण को पता चलता है तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को 1 करोड़ दिला सकता हूँ। साथ ही वो लक्ष्मी से भगवान शिव वाले टैटू का भी जिक्र करता है, जिस बात को सुनकर लक्ष्मी को अरुण की बातों पर विश्वास हो जाता है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि वो अंधा ही है,
फिर भला वो टैटू को कैसे देख सकता है। लक्ष्मी भी अरुण को भगवान का रूप मानने लगती है और अरुण का ऑपरेशन नहीं होने देती। इसके बाद वो सभी अरुण से 1 करोड़ रुपयों के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे आएंगे। अरुण कहता है कि जो मैं कहता हूँ बस वो करते जाओ। इधर सिमरन से रवि कहता है कि तुम पवित्रा को भी मार दो, मैं केस को संभाल लूंगा, क्योंकि वो अपने बाप की मौत की छानबीन जरूर करेगी और उसी में लगी हुई है। सिमरन भी ये करने के लिए मान जाती है और जब वो पवित्रा को मारने के लिए जाती है तो वहां पर अरुण आ जाता है, जिससे पवित्रा कहती है कि आप तो किसी जरूरी काम से गए थे ना। अरुण भी कहता है कि हाँ, उससे पहले यहाँ का काम निपटाना जरूरी था। अब सिमरन अरुण के वापस आने की बात रवि को बताती है। रवि कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अरुण को मार दो, तुम किसी तरह उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। सिमरन अरुण को कार में लेकर वहां से निकल जाती है। इसी दौरान वो अरुण से कहती है कि तुम पवित्रा को बचाने यहाँ पर आए हो, है ना, और उससे बचा नहीं पाओगे। इसी बीच रास्ते में एक ऑटो खड़ा होता है जो हॉर्न देने पर भी हटता नहीं। अरुण कहता है कि उस ऑटो के पीछे ऐश्वर्या राय की फोटो लगी हुई है ना। ये सुनते ही सिमरन चौंक पड़ती है और कहती है तुम्हें फिर से दिखने लग गया क्या। पर अब बहुत देर हो जाती है, क्योंकि अरुण सिमरन को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। फिर लक्ष्मी और उसका भाई मुराली इसमें उसका साथ देते हैं। साथ ही अरुण रवि की पत्नी को रवि और सिमरन के अफेयर के बारे में सब बता देता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो रवि को बहुत मारती है। इसी बीच टीवी पर खबर आती है कि सिमरन की कार एक नदी में मिली है। उसने शायद खुद की जान लेने की कोशिश की, या फिर उसकी बॉडी बह गई, या फिर शायद मगरमच्छ ने खा लिया। अब जब सिमरन ही नहीं रही तो अपने पति पर गुस्सा करने का फायदा क्या, इसलिए रवि की पत्नी उसे माफ कर देती है। इधर सिमरन से अरुण ये कबूल करवा देता है कि उसने अपने पति की बॉडी को ठिकाने लगाने में रवि का साथ दिया और फिर उस ओल्ड लेडी की जान भी ली। इसे रिकॉर्ड करके अरुण का प्लान होता है कि रवि को ब्लैकमेल करें। फिर वो रवि को कॉल करके 1 करोड़ की मांग करता है, जिसे लेने से पहले लक्ष्मी और मुराली अरुण को भी सिमरन के साथ बांध देते हैं। बाकी आपको बता दूं कि डॉक्टर ने सिमरन के ब्लड के साथ अरुण का भी ब्लड लिया था। सिमरन का कॉर्निया अरुण को लगाया जा सकता है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अब आगे डॉक्टर का प्लान क्या है यह हमें आगे ही पता चलेगा। उसके पहले इधर हमें मुराली को दिखाया जाता है, जो कि रवि के कहने पर पैसों से भरा बैग लेने पहुंचता है। उस पर अचानक से रवि गोली चला देता है। साथ ही उससे पूछता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है। रवि कहता है कि लिफ्ट में मेरी बहन के पास है। ये सुनते ही वो लिफ्ट की तरफ भागता है और मुराली लक्ष्मी को कॉल करके लिफ्ट बंद करने के लिए बोल देता है। फिर रवि वहीं फंस जाता है। इसके बाद लक्ष्मी उन पैसों के साथ अपने भाई को लेकर ऑटो से जाती है, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण मुराली की मौत हो जाती है और वो पैसे भी नकली होते हैं। इसी बीच रवि लिफ्ट में हताश होकर गोली चला देता है, जो टकरा के उसी पे लग जाती है, यानी कि उसकी भी कहानी खत्म। इसी ओर सिमरन पहले तो अरुण पर हंसती है और फिर उससे कहती है कि ऐसा है, रवि उन्हें नहीं छोड़ेगा और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी रस्सी खोलती हूँ, तुम मेरी खोलो। लेकिन अरुण उसकी बात नहीं मानता। इस पर सिमरन पहले उसको आजाद करती है, जिसके बाद वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन उसने सिमरन का हाथ तो नहीं खोला है, मगर उसकी आंखों की पट्टी हटा दी होती है ताकि सिमरन उसे गाइड कर पाए। साथ ही सिमरन के हाथ में सर्जिकल नाइफ भी लग जाती है, जिससे वो खुद को आजाद कर देती है। उसके बाद तो वो अरुण को बुरी तरह मारती है, पर तभी वहां पर वो डॉक्टर आ जाता है, जिसको देखकर सिमरन उसे भी मारना शुरू कर देती है। यहाँ अरुण सिमरन को पीछे से पकड़ लेता है और ये मौका देखकर डॉक्टर सिमरन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब अरुण ने उसकी जान बचाई तो डॉक्टर इस एहसान के बदले अरुण को अपने साथ यहाँ से लेके जाता है। वो कहता है कि मेरे हाथ एक जैकपॉट लगा है। असल में मैंने जो सिमरन का ब्लड लिया था वो तुमसे मैच होने के साथ दुबई के एक शेख की बेटी से भी मैच हो गया है, जिसे लीवर की जरूरत है। मुझे इसके लिए 6 करोड़ मिलेंगे, जिसमें से 1 करोड़ और सिमरन की कॉर्निया मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम देख भी सकोगे और तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। फिर तुम आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर ये अरुण को सही नहीं लग रहा होता है। इसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम यूरोप में सोफी को देखते हैं। वो एक कंसर्ट में अरुण को पियानो बजाते हुए देखती है और कहती है तुम यहाँ भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अरुण फिर उसको पूरी कहानी बताने के साथ उसे ये भी बताता है कि डॉक्टर के ऑफर देने के बाद उसने क्या क्या किया। डॉक्टर उससे कहता है कि अरुण, ये ऑफर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें अगले बस स्टॉप पर छोड़ दूंगा, और तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। बाकी मेरा तो एक प्राइवेट जेट इंतजार कर रहा है। वो ये सब कुछ जब कह ही रहा होता है, तभी डिक्की में पड़ी सिमरन को आता है होश और उसे शोर करते हुए देखकर डॉक्टर उसे फिर इंजेक्शन लगाने जाता है। मगर यहाँ सिमरन उस डॉक्टर का ही काम खत्म कर देती है, जिसके बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लग जाती है। अरुण को पता नहीं होता कि वो सिमरन है, इसलिए वो बोलता है कि मैं सिमरन को मारना नहीं चाहता, बस पवित्रा को बचाना चाहता हूँ।
उसे सजा देना मेरा नहीं, कानून का काम है। अब ये सुनकर सिमरन आखिर बोल पड़ती है और अरुण से गाड़ी से उतर जाने को कहती है। बेचारा अरुण ऐसा ही करता है, पर सिमरन इस बार भी उसे नहीं छोड़ती, इसलिए वो आगे से यू टर्न लेकर तेजी से अरुण की तरफ आने लगती है। तभी हम वहाँ उसी किसान को खरगोश पर गोली चलाते हुए देखते हैं। यानी कि शुरुआत का यही सीन था। खरगोश बचकर सिमरन की गाड़ी के सामने से कूद पड़ता है और गाड़ी तेज स्पीड में थी, इस कारण अचानक ब्रेक मारने की वजह से कार का होता है एक्सीडेंट और सिमरन भी आखिरकार मर जाती है। ये कहानी सुनकर सोफी अरुण से कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। अरुण जवाब देता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने अपने सपनों के पास जाना ही ज्यादा सही समझा। सोफी उससे ये भी कहती है कि तुम्हें कम से कम सिमरन की आंखें लगवा देनी चाहिए थी। इस पर अरुण हंसते हुए अपने रास्ते चल देता है। उसी बीच उसके सामने एक कोल्ड ड्रिंक का कैन आता है, जिसे वो अपनी छड़ी से सीधा डस्टबिन में डाल देता है, यानी कि वो अब देख सकता है। असल में सिमरन ने पवित्रा के एनजीओ में अपनी आंखें दान करने की प्लेज ली थी, यानी कि पवित्रा की मदद से अर्जुन की आंखों की रोशनी वापस लौटती है और आज अरुण अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है। अब उसने पवित्रा की जान बचाई तो पवित्रा ने अरुण की मदद की होगी। और इसी के साथ दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें। वहां पर हम लेटेस्ट मूवी रिव्यूज डालेंगे और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा यूनिक कंटेंट देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।